पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह के रोड शो के बाद एक बार फिर सियासी माहौल की तपिश बढ़ गई है। इस रोड शो के दौरान अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से एक बार फिर बंगाल में 200 प्लस का दावा किया। अमित शाह के इस दावे ने ममता बनर्जी के खेमे की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने भी मुख्य सचिव और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर यह मान लिया है कि ममता बनर्जी पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। 200 के पार जाएंगे। मैं खड़गपुर की जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बंगाल में अमित शाह की हुंकार। खड़गपुर के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। भारी भीड़ ने फिर उड़ाई टीएमसी की नींद। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की हैं, जहां अमित शाह की अगुवाई में निकले इस रोड शो ने एक बार फिर विरोधियों के माथे पर शिकन की लकीरें पैदा कर दी। सड़कों पर उमड़ा ये बेहिसाब जन सैलाब और जय श्री राम के नारों के बीच अमित शाह का ये काफिला जहां से गुजरा वहां का माहौल भगवा हो गया। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और खुद अमित शाह की मौजूदगी इस बात की तस्दीक कर रही है कि खड़गपुर की सियासत क्या रुख लेने जा रही है। न्यूज 18 इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान एक बार फिर अमित शाह ने 200 प्लस का दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो में हम इनसे सवाल करेंगे, क्या परिवर्तन की तस्वीर देख रहे हैं? आपका कैमरा ही दिखा दे, खड़गपुर में देखे हर एक व्यक्ति आज रोड पर है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा बंगाल वोटिंग की तिथि की राह देखकर खड़ा है। एक सवाल ममता बनर्जी पे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमला तो हुआ नहीं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, हमला हुआ। देखिए, मैं इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो और जल्दी प्रचार में लग जाए, ऐसे ही कामना करता हूं। 200 के पार या और भी ऊपर? 200 के पार जाएंगे और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो सीमाओं को सुरक्षित करेगी, यहाँ की गरीब जनता के विकास के लिए मोदी जी की सारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। इसके साथ साथ टोल मनी और कट मनी का जो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, उसको उखाड़ कर फेंक देगी और तुष्टीकरण को भी समाप्त करेगी। बंगाल के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों खड़गपुर बीजेपी के लिए अहम है। दरअसल खड़गपुर सदर सीट मेदिनीपुर जिले में पड़ती है। मौजूदा वक्त में सत्ताधारी टीएमसी का इस सीट पर कब्जा है। 2016 में यह सीट बीजेपी के दिलीप घोष ने कांग्रेस से जीती थी। 2019 में हुए उपचुनाव में पहली बार टीएमसी ने यह सीट जीती थी। इस सीट का सियासी इतिहास भले ही कांग्रेस के वर्चस्व वाला रहा है, लेकिन सियासी फिजाओं को कैसे अपने पक्ष में मोड़ना है, यह अमित शाह से बेहतर भला कौन जानता है। खड़गपुर का परिणाम तय कर दिया है कि चट्टोपाध्याय ऐसे में जा रहे हैं। मित्रों, मेरे लोग जो लेट होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए, हम सबका हौसला बढ़ाया, हमारा समर्थन जताया। मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन का जो माहौल है उसको बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद
जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहाँ पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। खड़गपुर सीट पर जीत हासिल कर न सिर्फ बीजेपी यहां खुद को 2016 के विधानसभा चुनाव की तरह मजबूत करना चाहती है, बल्कि आसपास के जिलों में भी खड़गपुर की सियासी लहर को पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर कैंडिडेट का चुनाव भी फूंक कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने 63 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान किया है। लिस्ट की खास बात यही है कि इस बार केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत बीजेपी के 4 सांसदों को विधानसभा की सीटों के लिए टिकट दिया गया है। कुछ बड़े चेहरे आपको दिखाते हैं जिन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी समर में उतारने का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो का, जिन्हें टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। दूसरा नाम है सांसद लॉकेट चटर्जी का, जिन्हें चुरचुरा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तीसरा नाम है बेहला पूर्व से पायल सरकार का। चौथा नाम है सिंगूर से रविंद्रनाथ भट्टाचार्य का। पांचवा नाम है तारकेश्वर से चुनाव लड़ने जा रहे स्वप्नल दास गुप्ता का। छठा नाम है अंजना बासु का, जिन्हें सुनारपुर दक्षिण से चुनाव मैदान में उतारा गया है। सातवां नाम है दीपक हल्दर का, जिन्हें डायमंड हार्बर से टिकट दिया गया है। आठवां नाम है नीतीश प्रामाणिक का, इन्हें दिनहाटा सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया है। इसके अलावा टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी को डोमजूर सीट और प्रबीर घोषाल को उत्तरपारा सीट से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हैं, जिनको पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। बाबुल जी, केंद्रीय मंत्री, सांसद और उसको विधायक का टिकट अगर पार्टी दे तो कुछ तो सोचा होगा आपके बारे में। पार्टी ने जो काम दिया है वो काम सुचारू रूप से करने की कोशिश करूंगा। जहां का मैं 2 बार का सांसद हूं आसनसोल में, वहां पे 7 सीट में 7-0 करना है, वो एक चैलेंज है। उसके साथ साथ टॉलीगंज में प्रत्यक्ष रूप से मुझे लड़ने का मुझे दायित्व दिया और क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उसमें भी जो मैं फ्लाइंग कलर्स से निकल जाऊं, यही आशा, उम्मीद और कॉन्फिडेंस ये है। उधर नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी पहली बार चुनाव प्रचार के लिए सामने आए। इसी दौरान व्हील चेयर के जरिए ही उन्होंने गांधी प्रतिमा से हजारा तक 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, और कोलकाता की सड़कों पर व्हीलचेयर के जरिए वो पदयात्रा में हिस्सा ले रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की ये पदयात्रा नंदीग्राम दिवस के मौके पर आयोजित की गई है। कहा यह जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी इस पदयात्रा को लीड करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी खुद पहुंच गई। व्हीलचेयर के जरिए ही 4 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में वो हिस्सा ले रही हैं और संकेत संदेश साफ हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए कि वो उस चोट से, जिसको बड़ा मुद्दा बनाया गया, हारने वाली नहीं है, थकने वाली नहीं है और वो लगातार अपनी लड़ाई सड़कों पर इसी तरह अपने व्यक्तित्व के मुताबिक, अपनी राजनीतिक इतिहास के मुताबिक लड़ती रहेंगी। दरअसल पहले कयास यही लगा जा रहे थे कि ममता बनर्जी की चोट की वजह से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस यात्रा को लीड करेंगे, लेकिन ऐन मौके पर ममता बनर्जी ने इस यात्रा को लीड करने का फैसला किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने लोगों को ये जताने की कोशिश की कि उन्हें अपनी चोट से कहीं ज्यादा जनता की तकलीफों की फिक्र है और इसी दर्द को बांटने के लिए वो इस यात्रा पर निकली हैं। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मुझे अब भी काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द ज्यादा महसूस हो रहा है। ये अपनी पवित्र जमीन बचाने की लड़ाई है। हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन हम कायरों के सामने कभी झुकेंगे नहीं। আমি হুইলচেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে।
वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की चोट पर मचे सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें चुनाव आयोग ने ये माना है कि ममता बनर्जी पर हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का ये बयान पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर आया है। यही वजह है कि एक बार फिर ममता बनर्जी विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने ही ये दावा किया था कि उन पर नंदीग्राम में जानबूझकर हमला किया गया। देखिए, ये अब नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा और लोग पहचान गए हैं कि ममता जी ने 10 साल क्या किया है और अभी वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि जनता के प्रति कोई ममता जी के लिए सहानुभूति होगी, क्योंकि जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं और आने वाला समय बताएगा कि ममता जी कहाँ रहती है। इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का रिपोर्ट, देश के जनता को पूरा मालूम है ममता बनर्जी के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि कोई सीडी, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं था। ममता बनर्जी की हाई लेवल सिक्योरिटी रहते हैं और उनका पार्टी कार्यकर्ता साथ रहते हैं। उसके बाद भी कैसा मार लगा, कौन मारे, किसको पता भी नहीं। हालांकि लापरवाही बरतने के आरोप में चुनाव आयोग की गाज कई अधिकारियों पर जरूर गिरी है। जिन अधिकारियों पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है उनमें सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को पद से हटा दिया गया है। पूर्वी मिदनापुर के डीएम और एसपी को भी हटा दिया गया है। इन सभी पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। इन सभी को 31 मार्च तक चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हुई घटना को लेकर 2 नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। पंजाब इंटेलिजेंस के पूर्व डीजीपी अनिल कुमार शर्मा को विधानसभा चुनावों के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उधर बीजेपी ने एक बार फिर ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले को हवा दी है। बीजेपी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखे एक खत में इस बात की मांग की है कि ममता बनर्जी के इलाज की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। ये जरूरी है कि सच लोगों के सामने आए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और मतदान के विकल्पों में हेर-फेर से बचा जा सके। जाहिर है बंगाल का ये सियासी रण अब आर-पार की उस जंग में तब्दील हो चुका है जहां लोगों का वोट हासिल करने के लिए किसी भी हथकंडे पर जोर आजमाया जाएगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बंगाल चुनावों की चाबी जनता के ही हाथ है, जिसे ये तय करना है कि बंगाल में परिवर्तन की बयार है या फिर कुछ और। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज गृहमंत्री अमित शाह झारग्राम और बांकुरा में रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह की आज पहली रैली सुबह 11 बजे झारग्राम में होनी है। उसके बाद वो बांकुरा में दोपहर 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद अमित शाह शाम को असम जाएंगे, जहां वो गुवाहाटी में टाउन हॉल को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी भी आज पुरुलिया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर चुनावी रण में उतर चुकी हैं। ममता ने कल कोलकाता में व्हील चेयर पर रोड शो किया, तो आज पुरुलिया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। एक तरफ ममता चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी चोट पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इलाज की जानकारी मांगी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री को सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि लोगों को सच्चाई का पता चलना चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और वोट के लिए कोई इस तरह से जनता को धोखा ना दे सके। बीजेपी का कहना है कि ममता चोट के बहाने इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा और लोग पहचान गए हैं कि ममता जी ने 10 साल क्या किया है और अभी वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि जनता के प्रति कोई ममता जी के लिए सहानुभूति होगी, क्योंकि जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं और आने वाला समय बताएगा कि ममता जी कहाँ रहती है।
2 मई तक जितना जिधर इलेक्शन है नंदीग्राम से लेकर पूरा बंगाल में वो घूमते रहेंगे, चाहे व्हीलचेयर भी सही, चाहे एम्बुलेंस भी सही, चाहे क्राच भी सही, चाहे स्ट्रेचर भी सही। ममता जी को रुकने का कोई बंदा अभी तक जन्म नहीं लिया। चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि जो विवेक सहाय डायरेक्टर सिक्योरिटी थे ममता बनर्जी की, उन्होंने लापरवाही बरती है, इस वजह से वो घटना हुई। तो उस पर डीएम को, एसपी को, उनको भी निलंबित करके उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम करने के लिए कह दिया गया, हटा दिया गया है। तो इस घटना को कैसे देख रहे हैं? जांच एजेंसियाँ अपना काम है वो कर रहे हैं। दीदी ने जो एक नैरेटिव, एक मेलोड्रामा उन्होंने क्रिएट किया, आज भी एक झूठ से उन्होंने गांधी जी के मूर्ति के नीचे से उन्होंने एक प्रोसेशन शुरू किया। आज का दिन जो देखिए नंदीग्राम में आज वो एट्रोसिटी हुआ था, तो नंदीग्राम दिवस पालन करती है। उस वक़्त उन्होंने लेफ़्ट के ख़िलाफ़ बहुत ही क्या कहूँ, बहुत सशक्त लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। इसी का हम सराहना करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो भी किया बंगाल के साथ, बंगाल इससे बेटर डिज़र्व करती है। और आज भी वही दिन को एक झूठ के सहारे उनको जीना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चोटिल होने की घटना को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने पूर्वी मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को निलंबित कर दिया है और साथ ही डीएम विभू गोयल को भी हटा दिया है और उनकी जगह स्मिता पांडे को नई जिम्मेदारी मिली है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को भी पद से मुक्त कर दिया है और साथ ही आयोग ने पंजाब के पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार शर्मा को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इतने बड़े हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री के ऊपर एक तथाकथित तरीके से हमला होता है। आपने 2-3 दिन में ये चीज सॉर्ट आउट कर ली। जहां लाखों लोगों का मजमा था कि आपने किस विटनेस को पकड़ा, कहां देखा, 2 दिन में आपने सब कुछ पता कर लिया। अगर इतना ही एफिशिएंट है इलेक्शन कमीशन, तो मेरे ख्याल से पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर प्रणाली इन्हीं को दे देनी चाहिए। बड़े बड़े केस सॉल्व कर लेंगे ये। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने आज ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका के पति अंकुश अरोड़ा और उसके ससुर पवन अरोड़ा को पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल मेनका से सीबीआई की पूछताछ के बाद इन दोनों का नाम सामने आया था। वहीं आज पोंजी घोटाले के एक मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए कोलकाता के दफ्तर में बुलाया है। और अब बात लखनऊ की। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर की पत्नी अंकिता ने देर रात अपनी हाथ की नस काट ली। आनन फानन में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के चंद घंटों पहले ही अंकिता का रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो आयुष पर गंभीर आरोप लगाकर जान देने की बात कह रही थी। इस वायरल वीडियो में अंकिता ने आयुष पर धोखा देने का आरोप लगाया। उसने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में अंकिता ने कहा कि वो 14 मार्च को आयुष से मिलने थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि वो आया ही नहीं है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अंकिता थाने से घर पहुंची और उसने रोते रोते ये वीडियो बनाया, जिसमें वो आयुष पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए खुदकुशी करने की बात कहती सुनाई दी। मैं गई थाने पे, लोगों ने बोला तुम नहीं है, सब झूठ, सब मिले हुए एक तरफ से, पुलिस सारे लोग तो मिले हुए। मैं किसको बोलूं, किस पे भरोसा करूं? कुछ है नहीं मेरी जिंदगी में, तुमने छोड़ा। अच्छा किया ना, बहुत इंतजार किया था मैंने तुम्हारा। रूस के कलुगा में कोरोना वायरस के प्रतीक के तौर पर बनाए गए एक बड़े से लकड़ी के महल को जलाकर कई लोगों ने जश्न मनाया। वहां विंटर फेस्टिवल के खत्म होने के मौके पर कई लोग एक बर्फीले मैदान में जुटे थे, जहां पहले से रखी गई लकड़ी के महलनुमा ढांचे को आग के हवाले किया गया। ड्रोन कैमरों से बनाए गए वीडियो में ऐसा लगा जैसे वहां सच में कोई महल आग की लपटों में घिरा हो। इस ढांचे को कोरोना वायरस के प्रतीक के तौर पर बनाया गया था, जिसे जलाकर लोगों ने कोरोना के खात्मे का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी, जो उस ढांचे के चारों ओर गोला बनाकर खड़ी नजर आई। वहां पहुंचे लोगों में केवल रूस के लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ और देशों के लोग भी जश्न मनाने वहां पहुंचे। बताया गया कि लकड़ी के इस महलनुमा ढांचे को बनाने में कई दिन लगे। करीब 24 मीटर ऊंचा वो ढांचा कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में मामूली सी बात पर बीजेपी के दो नेताओं के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। यह हंगामा तब हुआ
जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वहां एक दलित कार्यकर्ता के घर पर खाना खाने के लिए पहुंचे थे। और भीड़ ज्यादा होने की वजह से बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता ने कुछ लोगों को बाहर ही रोक दिया। जो लोग बाहर रोके गए उनमें बीजेपी नेता हरिओम शर्मा भी शामिल थे। रोके जाने से हरिओम शर्मा और उनके समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद किसी तरह अपने समर्थकों के साथ हरिओम शर्मा घर के अंदर घुस गए, लेकिन उनका गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। इस पूरे हंगामे के दौरान वहां बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे, जिनमें कुछ ने बहस को शांत करवाने की कोशिश भी की। काफी देर बाद जब पार्टी के कुछ नेताओं ने हरिओम शर्मा को समझाया, जिसके बाद उनके समर्थकों का गुस्सा भी ठंडा हो गया। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी ने ममता बनर्जी की इलाज की जानकारी मांगी। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इलाज की जानकारी मांगी। यही नहीं, बीजेपी ने उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री को सार्वजनिक करने की भी मांग की। चिट्ठी में लिखा गया कि लोगों को सच्चाई का पता चलना चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और वोट के लिए कोई इस तरह धोखा ना दे सके। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,500 से ज्यादा मरीज सामने आए और 50 लोगों की मौत हो गई। मुंबई शहर में एक दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2000 के पास पहुंच गया। इसी तरह पंजाब में पिछले 24 घंटों में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की सत्ता पर काबिज पार्टी AIADMK ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपने घोषणा पत्र में AIADMK ने सरकार बनने पर हर साल हर परिवार को रसोई गैस के 6 सिलेंडर मुफ्त देने और हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस नई लिस्ट में 6 उम्मीदवार तीसरे चरण के, 8 चौथे चरण के और 3 उम्मीदवार 5वें चरण के हैं। वहीं एक उम्मीदवार 6ठे चरण का है। इसके अलावा 7वें चरण के 7 और 8वें चरण के 9 उम्मीदवारों के नाम भी इस सूची में हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज 3 जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बिजली का एक ट्रांसफार्मर जोरदार धमाके के साथ फट गया और फिर उसमें भीषण आग लग गई। इस घटना में 4 लोग झुलस गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर की पत्नी अंकिता ने देर रात अपने हाथ की नस काट ली। आनंद फानन में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के चंद घंटे पहले ही अंकिता का रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो आयुष पर गंभीर आरोप लगाकर जान देने की बात कह रही थी। इस वायरल वीडियो में अंकिता ने आयुष पर धोखा देने का आरोप लगाया। उसने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में अंकिता ने कहा कि वो 14 मार्च को आयुष से मिलने थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि वो आया ही नहीं है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अंकिता थाने से घर पहुंची और उसने रोते रोते ये वीडियो बयान किया, ये वीडियो बनाया, जिसमें वो आयुष पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए खुदकुशी करने की बात कहती हुई दिखाई दी। मैं गई थाने पे, लोगों ने बोला तुम नहीं है, सब झूठ, सब मिले हुए एक तरफ से, पुलिस सारे लोग तो मिले हुए। मैं किसको बोलूं, किस पे भरोसा करूं? कुछ है नहीं मेरी जिंदगी में, तुमने छोड़ा। अच्छा किया ना आयुष, बहुत इंतजार किया था मैंने तुम्हारा। यूपी के जालौन में अवैध शराब की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि अवैध शराब की खबर मिलने के बाद पुलिस ने वहां सादे कपड़ों में 2 सिपाहियों को भेजा था, जिन्हें गांव वालों ने पहचान लिया और उनमें एक को बंधक बना लिया। जैसे ही इस बात की खबर थाने तक पहुंची तो तुरंत बाकी पुलिस वालों को गांव में भेजा गया। पुलिस अपने साथी को छुड़ाकर गांव से निकल ही रही थी कि कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से पुलिस लोगों को समझा पाई और किसी तरह गांव से सुरक्षित निकल गई। बताया गया कि गांव वालों ने जिस सिपाही को बंधक बनाया था उसके साथ मारपीट भी की गई। इस मारपीट में वो सिपाही मामूली रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के कार्य में जो भी बाधा डालेगा उसके साथ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने जानकारी भी दी कि सिपाही को बंधक बनाने के पीछे गांव के ही बड़े शराब तस्कर का हाथ है। हर गुजरते दिन के साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं और अकेले महाराष्ट्र से 16,500 केस मिले। नागपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2200 के पार पहुंच गई है, जबकि मुंबई में आंकड़ा 2000 के पास जा पहुंचा है। पुणे, ठाणे और औरंगाबाद समेत कई जिलों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य के कई जिलों में
लॉकडाउन लगा दिया गया है। लातूर में 31 मार्च तक रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर में भी आज से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया। तो वहीं पुणे में 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। अकोला, परभणी में भी लॉकडाउन की वापसी हुई है। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन 400 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1500 से ज्यादा केस मिले और 20 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से हर प्रोग्राम में, कुछ शादी का प्रोग्राम हो, कुछ मेला हो या एंगेजमेंट का प्रोग्राम हो, हजारों लोग इकट्ठा जमते थे। और उतना ही नहीं तो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, गेम्स हो, सब खुले परमानेंट में चलते थे। इसलिए ये हो रहा है शायद। लेकिन अभी कुछ एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया है, कुछ जगह लॉकडाउन भी किया है और टेस्टिंग करना ज़्यादा पैमाने पे चालू है, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में आएगा। क्या सरकार जल्द से जल्द हमारे देश के सभी नागरिकों को मुफ्त आरामदेही रीत से वैक्सीन मिले और ज्यादा से ज्यादा, मैं तो कहता हूं जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, पर कम से कम 12 महीने के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन खत्म हो, उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है। जर्मनी के ड्रेसन में कोरोना की रोकथाम के लिए की गई सख्ती के विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की तरफ से लागू किए गए सख्त नियमों में ढील देने की मांग की और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर मार्च निकाला। कुछ लोगों ने वहां के एक पार्क में पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इस बात से बाकी लोग भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। किसी तरह पुलिस ने उस पार्क से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने सड़कों पर मार्च करते हुए हंगामा किया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले सड़क किनारे एक प्रदर्शनकारी के साथ सख्ती करते दिखे, जिस पर बाकी लोग भड़क गए। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प में वहां 10 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।